हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी एपेरेटस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे जो आप देख रहे हैं वो मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है वो कहां से आता है, अब कॉप वेसिकल्स क्या होता है, इंटीग्रेटिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रेट्रोग्रेटिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, राफ क्यों बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, वहां पर क्या क्या होता है, इस वीडियो में ये सब बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है संजय दास, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, तो ये एक्चुअली भाई सब कुछ नहीं है, ये सेल है बॉडी का, ठीक है। और ये सेल के अंदर आप जितना कुछ देख रहे हैं, न्यूक्लियस है आपका, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ अटैच रहता है मेम्ब्रेन का, ठीक। ये न्यूक्लियस का दो मेम्ब्रेन रहता है, ये अंदर का रहता है और ये बाहर के साथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है। उसके बाद गोल्गी एपेरेटस आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे जैसी चीज देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, ये आपका वेसिकल्स होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसको पूरा सिस्टम को, जितना पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं, इसको बोलता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब भाई साहब इसका काम क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका जरूरत क्यों है। आप देखें, बोलते हैं कि शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो क्या लेता है कि इंसुलिन लेना पड़ता है बाहर से। तो इंसुलिन जो सीक्रेट करता है ना, तो इंसुलिन भी ऐसे ही सीक्रेट करता है। देख रहे हैं, वेसिकल बन जाता है, यानी यहाँ पर फ्यूज कर जाता है, ऐसे करके फ्यूज कर जाता है और मटेरियल बाहर फेंक देता है। अब बाहर फेंकता है, अरे कब फेंकता है, जब आपका सिग्नल आता है बॉडी में कि देखो ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बहुत हाई हो गया, उसको डिक्रीज करना है ब्लड ग्लूकोज को, तब ये प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है, या वेसिकल बना के नीचे रख देता है ऐसे करके। और जब सिग्नल आता है, ये वेसिकल भाई से जाकर फ्यूज कर जाता है और इंसुलिन को बाहर फेंक देता है। आपका देखिए, बोले आप देखिए कोरोना के टाइम क्या होता है, बोलता है कि एंटीबॉडी बन गया है, एंटीबॉडी आपका बॉडी में, आपका रिकवरी हो गया तो आपका बॉडी में बहुत हाई एंटीबॉडी दिखता है। किस टाइप का दिखता है, अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया तो आपका आईजीएम दिखता है, और सेकेंडरी बार दूसरे बार इन्फेक्शन हो गया तो आपका भाई साहब आईजीजी दिखेगा। तो ये एंटीबॉडी जो होता है ना, वो भी सिक्रेट करता है आपका बॉडी का एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है, जिसको बी सेल बोला जाता है, जिसको बी लिम्फोसाइड इंग्लिश टर्म में बोला जाता है, उसका अलग से नाम बोला जाता है प्लाज्मा सेल्स। वो आपका जो एंटीबॉडी सिगरेट करता है वो भी ऐसे ही सिगरेट करता है। तो ये प्रोसेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएसआर नेट देना चाहते हैं, अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप जेएनयू का एमएससी एंट्रेंस देना चाहते हैं, कोई भी बायोटेक हो जाए, लाइफ साइंस, आपका मॉलिक्यूलर मेडिसिन हो जाए, आपका बीएचयू का जूलॉजी का एंट्रेंस हो जाए, आपको बॉटनी का एंट्रेंस हो जाए, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले से मैं शुरू करता हूँ। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसका इनर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के साथ फ्यूज रहता है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो डॉट 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 आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉट डॉट क्या है, ये डॉट एक्चुअली कुछ नहीं है, ये राइबोसोम है। तो दो तरह का राइबोसोम रहता है, एक होता है साइटोसोलिक राइबोसोम, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम भाई साहब ईआर के साथ अटैच रहता है, और साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम रहता है एज ए साइटोसोल में स्प्रेड रहता है। वो भी क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वो कैसे करता है मैं बताऊंगा बाद में। तो ये जो आपका राइबोसोम दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है, ये एक्चुअली बाहर का ही होता है राइबोसोम। उसके साथ जब सिग्नल उसको मिलता है, जब एमआरएनए इसके साथ बाइंड कर जाता है, तो ये भाई साहब यहाँ पर आता है और जाके यहाँ पर अटैच होता है। तो वो सिग्नल के वजह से होता है। एक चीज याद रखिएगा, सेल के अंदर कुछ भी चीज होता है ना, वो विदाउट सिग्नल कुछ नहीं होता है। सिग्नल चाहिए ही चाहिए, तभी कुछ काम होने वाला है। सिग्नल का इधर उधर थोड़ा कीजिए तो सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा। उस सेल को लास्ट में एपोप्टोसिस करना पड़ता है, प्रोग्राम सेल डेथ करना पड़ता है। कोई भी सिस्टम गड़बड़ा गया ना तो एपोप्टोसिस कर देता है। और अगर भाई साहब एपोप्टोसिस में भी कोई गलती हो गया तो वो सेल कैंसरस हो जाता है, मतलब अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेट होता है, जिसको बोलता है विभाजन हो रहा है, कोई भी रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, विभाजन करे जा रहा है, तब ट्यूमर सेल बन जाता है। और ट्यूमर सेल का भी बहुत सारा स्टेज रहता है, उसके बाद कैंसर सेल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको कि यहाँ पर आपका एमआरएनए जो हो गया, मेम्ब्रेन एमआरएनए बोलता है, ये एमआरएनए से बाइंड होने के बाद यहाँ पर प्रोटीन को क्या करता है, सिगरेट करता है ईआर के अंदर। अरे ईआर के अंदर बहुत सारा चीज रहता है, बहुत सारा एंजाइम रहता है, आपका बहुत सारे प्रोटीन फोल्डिंग चैपेरोन्स रहता है। इंग्लिश में उसको चैपेरोन बोलता है इसलिए क्योंकि वो प्रोटीन को फोल्ड करता है। क्या करता है, प्रोटीन को फोल्ड करता है। अगर ऐसे गड़बड़ा है ना प्रोटीन, तो उसको गड़बड़ा के आपको छोटा ऐसे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर कर देगा। तो इसको जो कन्वर्ट करता है वो ईआर के अंदर करता है, और ईआर के अंदर बहुत सारा एंजाइम रहता है, उसको बोला जाता है प्रोटीन फोल्डिंग चैपेरोन्स, मतलब चैपेरोन्स बोलता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। वो चैपेरोन इसके अंदर होता है। और उसका एग्जांपल याद रखिएगा, दो एग्जांपल मैं लिख देता हूं। एक होता है कैल रेटिक्यूलम, एक होता है कैल नेक्सिन, और आपका बीप, एक बोलता है बीआईपी। ये बीप बोल के बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ये बीप भी रहता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही रहता है। और कैल नेक्सिन और कैल रेटिक्यूलिन
ये दो आपका चेपरॉन्स है जो आपका सेल के अंदर रहता है, स्पेशली ईआर के अंदर, वो प्रोटीन को फोल्ड करने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो चीज होता है वो ईआर के अंदर होता है। तो भाई साहब प्रोटीन अगर फोल्ड कर रहा है तो गड़बड़ी हो ही सकता है। अब सेल में गड़बड़ी जब होता है, जब प्रोटीन फोल्ड अच्छे से नहीं होता है, तब क्या होता है, देखिए कोई भी चीज देखिए पूरा परफेक्ट नहीं होता है, वहां पर गड़बड़ी हो ही सकता है। तो गड़बड़ी हो जाएगा तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसके अंदर बहुत सारा ना आपका प्रोटीन फोल्डिंग अनरेस्पॉन्सिव सिग्नल्स भी होता है। प्रोटीन अगर फोल्ड नहीं हुआ अच्छा से तो वो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करता है कि देखो भाई ये प्रोटीन अच्छा से फोल्ड नहीं किया, उसको बाहर फेंका जाता है। ईआर जो दिख रहा है ना, ईआर से बाहर फेंक देता है। मतलब सोच रहे हैं घर में पापा भी बोलता है कि काम का लायक नहीं बनाओगे तो घर से भगा दूंगा। तो सेल के अंदर भी यही चीज होता है कि अगर आप कोई भी काम का काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सेल से बाहर फेंका जाएगा, आपको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका एनवायरमेंट में कोई रोल नहीं है, आपका अगर इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिग्रेड किया जाएगा। तो ये प्रोटीन का जो फोल्ड नहीं हो पाता है अंदर से, तो उसको बाहर फेंका जाता है, और बाहर रहता है स्पेशल टाइप का चीज रहता है जो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स बोलता है। अब देखिएगा उसको नाम बोला जाता है 26S प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स। वो भाई साहब कहां रहता है, ये साइटोप्लाज्म में रहता है। ठीक है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडिंग कॉम्प्लेक्स, यहां पर लिखा नहीं जा रहा है, लिख लीजिए 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होता है। क्यों होता है, जो प्रोटीन में भाई साहब एक टैग लगता है, यही क्वेश्चन बहुत आता है, अच्छे से लिख लीजिए, यूबिक्यूटिन का एक टैग लगता है, और ये पॉली यूबिक्यूटिन टैग कोई भी प्रोटीन में लगा देना, अगर ठप्पा मार दिया वहां पर कि देखो भाई तुम्हारे ऊपर यूबिक्यूटिन टैग लगा दिए, एक नहीं बहुत सारा लगा दिए, तो उसको इंग्लिश में बोलता है पॉली यूबिक्यूटिनेशन। वो अगर कोई भी प्रोटीन के ऊपर लग गया तो उसका मरना निश्चित है सेल के अंदर, वो बच नहीं पाएगा। और वो मारने के लिए कौन सा कॉम्प्लेक्स आता है, 26S प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स, वो सेल के अंदर रहता है। वो सिग्नल जहां पर जिसके ऊपर दिख गया उसको भाई साहब मारना पड़ेगा सेल के अंदर। तो वो भी बाहर होता ना कि वांटेड बोलते हैं, पुलिस बोलते तो वांटेड है, तो जहां दिख गया कि वांटेड है, पुलिस को जब भी दिखेगा उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो यही चीज होता है यहाँ पर भी सेल के अंदर भी। तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बन चुका, मतलब यहाँ पर प्रोटीन बहुत सारा बनेगा, यहाँ पर एमआरएनए आया, प्रोटीन को ईआर के अंदर घुसाया, अब वो बनता है वेसिकल। अब वेसिकल का बनने का भी तरीका होता है, बहुत सारा प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है, कोट प्रोटीन रहता है आपका, कॉप प्रोटीन रहता है आपका, बाहर से पोजीशन बेस भी डिफरेंट टाइप का कोप प्रोटीन रहता है, कोप 1, कोप 2, ग्लाइसिन, वेसिकल, कैविलियन, बहुत सारा होता है, प्रोटीन का नाम होता है। वो क्या करता है, प्रोटीन अंदर वेसिकल में फ्यूज होता है, और वो वेसिकल में फ्यूज होने के बाद वो ट्रांसफर कर जाता है आपके गोल्गी अपैरेटस में। अब गोल्गी का भी बहुत सारा पार्ट रहता है, ये जो अंदर ईआर के आसपास में रहता है उसको बोला जाता है सिस गोल्गी। मतलब इस जो आप दिख रहे हैं ये वाला पार्ट को, इसको बोला जाता है सिस गोल्गी। इसके आगे भी बहुत सारे चकनाचूर वाला चीज ऐसे ऐसे रहता है, छोटा छोटा वेसिकल ऐसे रहता है, इसको बोलता है सिस गोल्गी। आपका मेम्ब्रेन मतलब आपका नेटवर्क बनता है, तो इसलिए उसको सिस गोल्गी नेटवर्क बोला जाता है। उसके बाद होता है सिस गोल्गी, उसका बीच में जो रहता है उसको मीडियन गोल्गी बोला जाता है, मीडियन गोल्गी। ठीक है, मीडियन गोल्गी में लास्ट में आप जो दिख रहा है वहां पर उसको ट्रांस गोल्गी बोला जाता है। और उसके बाद बहुत सारे नेटवर्क मतलब छोटे छोटे वेसिकल्स रहते हैं, देख पा रहे हैं, उसको बोलता है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। ठीक है, तो वही इंग्लिश टाइम में लिखा रहता है और कुछ डिफरेंस ऐसा होता नहीं है। अब देखिए भाई साहब अब क्या होता है, यहां पर जब आ गया वेसिकल तो सिर्फ यहां पर नहीं होता, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और होता है, लिख लीजिए क्वेश्चन यहां से आएगा, होता है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ये होता है जो प्रोटीन यहां पर बन गया ना, वो प्रोटीन जाएगा ईआर के अंदर, ईआर के अंदर वो प्रोटीन के ऊपर लगाएगा कार्बोहाइड्रेट का टैग, मतलब ग्लूकोज लगा दिया, नहीं तो मैनोज लगा दिया, नहीं तो फ्रुक्टोज लगा दिया, नहीं तो आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन लगा दिया। वो जो आपका कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू लगा रहा है प्रोटीन के ऊपर, उसको अच्छा भाषा में इंग्लिश में टर्म साइंटिफिक वर्ड में बोला जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। और वो ग्लाइकोसाइलेशन होता है ईआर के अंदर और गोल्गी के अंदर। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बोलेगा बोलो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है। तो आप अच्छा से याद रखिएगा दोस्तों, ये चीज क्वेश्चन हर बार आता है और कभी ना कभी पूछ लिया जाएगा, आप दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या पूछ रहे, एन कहा था ओ कहा था। एन लिंक जो ग्लाइकोसाइलेशन होता है वो होता है आपका ईआर में, लिख लीजिए अच्छे से। एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन आपका ईआर के अंदर होता है और ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन मतलब यहां पर होता है, ओ लिंक आपका ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो आपका गोल्गी में होता है। कहां पर होता है,
गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बोला जाता है, कभी कभी गोल्गी मेम्ब्रेन बोला जाता है, बहुत टर्म से इसको नाम दिया जाता है, कुछ नहीं। तो ये ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ये हो गया आपका एंड लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। अब आपको बोलेगा कि कहां पर एंड लिंक होता है, कहां पर ओ लिंक होता है। तो एंड लिंक ईआर के अंदर होता है और आपका ओ लिंक होता है आपका गोल्गी अपैरेटस में। आप पूछेगा यहाँ पर कि इसको एंड लिंक क्यों बोला जाता है और इसको ओ लिंक क्यों बोला जाता है, कारण क्या है। को देखिए, ये कारण मैं बताऊंगा जब मैं ईआर पढ़ाऊंगा। ये बस याद रखिएगा कि अमीनो एसिड का एन टर्मिनल जो होता है, एन टर्मिनल मतलब क्या होता है, एन टर्मिनल मतलब ये होता है कि देखिएगा, एक हमें दिखा रहा हूं पिक्चर से आपको समझ में, कहां ड्रॉ करें, यही कर देते हैं। आप लोग पॉज कर करके ना लिख लीजिएगा फटाफट एकदम, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर C होता है, NH2 होता है, NH3 प्लस, COO माइनस होता है, आपका H रहता है, यहाँ पर R ग्रुप रहता है, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अब ये जो आपका R ग्रुप है ना, यहाँ पर आपका एस्पैरेजिन बोल के अमीनो एसिड रहता है। एस्पैरेजिन का अगर अमीनो एसिड हुआ तो इस R ग्रुप के अंदर एक NH3 बोल के भी ग्रुप रहता है। तो ये N के साथ आपका लगता है ग्लूकोज रेसिड्यू, ठीक है। ये N के साथ लगता है, इसलिए इसको बोला जाता है एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। N मतलब कुछ नहीं है, वो नाइट्रोजन है जो अमीनो एसिड का साइड चेन में, मतलब आपका एस्पैराजिन जो अमीनो एसिड रहता है उसके साइड चेन में जो नाइट्रोजन है उसके साथ अब ग्लूकोज रेसिड्यू बाइंड कर जाता है, इसलिए इसको एन लिंक बोला जाता है। इसको और अच्छे से समझाऊंगा आपको ईआर की वीडियो में। और ओ लिंक इसलिए बोला जाता है कि ओ में कुछ नहीं होता, आपका एक सेरीन रेसिड्यू रहता है। सेरीन मतलब सेरीन अमीनो एसिड। सेरीन अमीनो एसिड का जो आपका OH ग्रुप रहता है लास्ट में, अगर आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो ऐसे सेरीन का स्ट्रक्चर देखिएगा, लास्ट में आपका R ग्रुप में लास्ट में CH2OH बोलकर रहता है, CH2OH ऐसे करके देखिएगा, लास्ट में रहता है CH2OH। तो H को हटाया जाता है और O के पास ऑक्सीजन के साथ आपको जुड़ा जाता है, ऐसा आपका ग्लूकोज। तो इसलिए उसको बोला जाता है ओ लिंक। और ओ लिंक होता है आपका गोल्गी अपैरेटस में, बस इसलिए आपको ओ लिंक बोला जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा कि बोलो एंटेरोगेटिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रेट्रोग्रेटिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। रेट्रोग्रेटिव का मतलब क्या होता है, एंटेरोगेटिव का मतलब यह होता है कि अगर वेसिक्यूल या प्रोटीन कोई भी अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ जा रहा है प्रोटीन को लेके, तो उसको बोला जाता है एंटेरोगेटिव ट्रांसपोर्ट। और अगर कोई प्रोटीन एंडोसाइटोसिस के थ्रू मतलब बाहर का चीज को मेम्ब्रेन अंदर तरफ ले आए, तो उसको अगर ईआर की तरफ ले आए या अंदर की तरफ ले आए तो उसको बोला जाता है आपका रेट्रोग्रेटिव। अब ये एंटेरोगेटिव और रेट्रोग्रेटिव के साथ कौन कौन सा को प्रोटीन लिंक्ड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो ईआर का वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, बस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो ये होता है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। को प्रोटीन के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता कहाँ है, कभी क्वेश्चन किए हैं कि ये हवा में तो नहीं आएगा। और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बना नहीं सकता है, तो उसको तो कहां से मटेरियल लेना ही पड़ेगा। अब घर में जब बैठ के खाना खाते हैं तो खाना जो बनता है ऐसे तो नहीं बनाता है, आपका मम्मी तो खाना ऐसे नहीं बना देता ना, उसके लिए सामान जरूरत होता है। सामान कहां से आता है, बाजार से आता है। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ही नहीं बन गया है, इसके लिए भी कोई सोर्स है और वो सोर्स आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जितना भी मेम्ब्रेन का सोर्स है ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत काम करता है, बहुत ही आपका वर्कर बोल सकते हैं, सेल का वर्कर है जो बहुत काम करता है। एक्चुअली सेल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनी है ज्यादातर वो लोग काम ही करता है। उसका इंपॉर्टेंस इसलिए सेल के अंदर है, उसका एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि वो अच्छा काम कर पाता है। तो आपको भी जिंदगी में अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी आप एग्जिस्टेंस अपना रख पाइएगा। द फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल बोला है ना, डार्विन क्यों बोला था कि फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल, इसलिए बोला था सेल के अंदर भी वही होता है और जिंदगी में भी वही होता है। नौकरी नहीं मिलेगा तो जिंदगी खराब हो जाएगा, ऐसा मेंटेलिटी बना दिया गया है आपका इस दुनिया में, और वो सच भी हो रहा है, बहुत सारा बोल सकते हैं। तो देखिए ये सिस्टम पूरा आपको बताया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैसे काम करता है। मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा बड़ा वीडियो करने से बहुत सारे स्टूडेंट को इरिटेशन होता है, देख नहीं पाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा और आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा। तो ये आपको बता दिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में ईआर पढ़ाऊंगा, ईआर में कोप प्रोटीन क्या होता है। आपके उसके बाद आपका ईआर के अंदर आपका जो ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस होता है,
मैनोज रेसिड्यू कितना रहता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका मैनोज कितना रहता है, ग्लूकोज कितना रहता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कितना रहता है, डोरिकल फॉस्फेट में क्या होता है, प्रोटीन फ्लिपिंग, आपका प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन अनफोल्डिंग रेस्पॉन्सेज क्या होता है, प्रोटीन फोल्ड नहीं किया तो क्या रेस्पॉन्सेज आएगा, ये सब बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको सिर्फ ये चीज याद रखिएगा, ये एंडोइम्यून सिस्टम होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बॉडी में इन्फेक्शन, कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद भी जो आपका एंटीबॉडी सीक्रेट करता है, ये प्रोसेस के थ्रू ही होता है। अगर ये प्रोसेस में कुछ भी गड़बड़ी हुआ ना, तो आपका बॉडी भी, इम्यून सिस्टम भी अच्छा है, आपका सेल भी अच्छा है, आपका बॉडी काम भी अच्छे से कर रहा है, लेकिन एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं हो रहा है। तो जब सीक्रेट नहीं होगा ना, तब आपको कोई नहीं बचा पाएगा, आप मरिएगा। ठीक है, कोरोना में मर जाइए, कोई भी डिजीज हो जाएगा, मर जाइएगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसका स्टडी भी 2016 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, इसको स्टडी करने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन का एक मैकेनिज्म दिखाया था साइंटिस्ट ने। इसलिए इसका 2013 या 16 हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंडोइम्यून सिस्टम के ऊपर आपका नोबेल प्राइज में मिला था। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।